बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने स्प्रिंग्स के बारे में पढ़ा था, तो इसी लेक्चर में हम उसको आगे कंटिन्यू करते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल हम कर रहे हैं बुक की 1.3। इसमें क्या करना है कि स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ अ रॉड से रिलेटेड ये एग्जाम्पल है। तो क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या है कि फाइंड द इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड लेंथ L, क्रॉस सेक्शनल एरिया A and Young's modulus E subjected to axial tensile force F as shown in figure 1.24a। तो ये फिगर है, हमारे पास एक रॉड है L, उस पे हमने एक फोर्स लगाई है, ठीक है। ये फोर्स इस रॉड को खींच रही है, तो इसमें एक आपके पास वो आ गया है, इलोंगेशन आ गई है, या एक आपके पास स्ट्रेच करके आपको ये डिस्टेंस आ गया, ठीक है। तो इतना इसका लेंथ चेंज हो गया, तो मैं इस चेंज इन लेंथ को कहूँगा कि ये इलोंगेशन आ गया, ठीक है। तो अब मैंने क्या करना है कि फाइंड करना क्या है इसमें, के फाइंड करना है इस रॉड का, के, ठीक है। तो जैसा कि हमें पता है कि के आपको फाइंड होता है इस इक्वेशन से कि F इज इक्वल टू के इंटू क्या X होगा, x होगा, या x को मैं ये भी x को इस इक्वेशन में डेल्टा कह रहा हूँ, ठीक है। कभी इसको आप x भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको x कह रहे हैं तो यहाँ पे आपने फिर x लिख दें। अगर यहाँ पे आप इसको डेल्टा, यहाँ पे क्वेश्चन में असल में डेल्टा लिखा हुआ है ना, तो आप इसको डेल्टा कह दें, ठीक है। वैसे x भी ठीक है, ठीक है। तो अब जब हमारे पास इक्वेशन ये बन गई F इज इक्वल टू के डेल्टा, ठीक है, ये डेल्टा है। तो अब हमारे पास क्या क्या गिवन है, हमने डेल्टा की फॉर्म में और f को, f की फॉर्म और डेल्टा की फॉर्म किस चीज़ में लानी है, L में, A में और E की फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। तो डेल्टा मुझे पता है कि मैं निकाल सकता हूँ। मुझे एक इक्वेशन पता है कि चेंज इन लेंथ, जिसको हम स्ट्रेन भी कहते हैं, वो सॉरी स्ट्रेन हम कहते हैं चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। ये चेंज इन लेंथ हो गया, ठीक है, और ये ओरिजिनल लेंथ हमारे पास L आ गया, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गई। तो इसमें अगर मैं इधर दोबारा लिखूं तो ये बन जाएगा E इंटू L, ठीक है, सही है। यहाँ तक समझ आ गई कि डेल्टा इज इक्वल टू E इंटू L। ये फर्स्ट स्टेप था, ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप हो गया, ठीक है। फिर ये हमारे पास सेकंड स्टेप, और ये आ गया थर्ड स्टेप। इसके बाद क्या करेंगे कि आपने अब E और E को लिखना है उसकी फॉर्म में। अब हमें पता है कि स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू E। ये आपने बहुत से कोर्सेज में ये इक्वेशन देखी होगी, ठीक है। इनटू ये एप्सिलॉन कहते हैं इसको, मैं एप्सिलॉन, ठीक है, यही चेंज स्ट्रेन, ठीक है, कि स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, ठीक है। तो ये इसी इक्वेशन में हम ये जो E है ना, इसको हम लिख देंगे यहाँ E इज इक्वल टू, सॉरी E नहीं, एप्सिलॉन, सॉरी मैं बार बार इसको E कह रहा हूँ लेकिन इसमें एप्सिलॉन है, सिग्मा इनटू E में, ठीक है। अब E की इस फॉर्म में वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो ये मैं इसको पुट कर दूंगा इस इक्वेशन में E में, तो ये मेरे पास नेक्स्ट स्टेप में बन जाएगा एप्सिलॉन इज सॉरी डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा इंटू एल, सिग्मा इंटू एल बाय ई, ठीक है, सही है। यहाँ पर भी इन्होंने ऐसे ही किया, ठीक है, कि पहले डेल्टा को
यहाँ पर E इंटू एल की फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। फिर सिग्मा बाई ई कर दिया है, उससे क्या आ गया है, उससे यहाँ तक इन्होंने, यहाँ तक हमने कर लिया, ठीक है। अब इससे ये फॉर्म कैसे बनेगी नेक्स्ट वाली, ठीक है। तो ये अभी हम देखते हैं, ठीक है। अच्छा, इससे अब ये वाली फॉर्म ऐसे बनेगी कि अब हमने सर जी, जी जी सर ये इक्वेशन को, ये जो आपने लिखा है सर, इसको काइंडली दोबारा से रिवाइज कर दें सर, वो नेटवर्क का कुछ इशू था सर। अच्छा, मैं दोबारा से कर रहा हूँ, ठीक है। यस सर। मैं सारा दोबारा से करता हूँ, इसमें कोई इशू नहीं है। क्लियर और ड्रॉइंग, इरेजर कहाँ गया, ये गया, ठीक है। सही है। सबसे पहले हमने क्या करेंगे कि हमने लिखा था कि f इज इक्वल टू k इंटू डेल्टा, या आप इसको x कह दें या डेल्टा कह दें, जो आप, अगर क्वेश्चन में डेल्टा लिखा है तो मैं भी इसको डेल्टा कह दूँ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा कि मैं अब इस डेल्टा को, अब मैं डेल्टा को कैसे डिफाइन करूँगा कि E इज इक्वल टू, मतलब स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ L, ठीक है। चेंज इन लेंथ ये डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ये उसकी कंप्लीट लेंथ L, ठीक है। अब क्या है कि मैंने इसको स्ट्रेन को डिफाइन कर लिया। अब स्ट्रेन को मैं एक दूसरे तरीके से भी, मतलब वो डिफाइन कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मैं लिख लूँगा कि डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा, इसको यहाँ पर ले जाऊँगा इक्वेशन के दूसरे साइड पे, एप्सिलॉन इंटू एल, ठीक है। अब ये जो है E, ये आपके पास इक्वल है सिग्मा बाय कैपिटल E, मतलब स्ट्रेस बाय यंग्स मॉडुलस इनटू L। स्ट्रेस आपको पता है कि सिग्मा मतलब स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, ठीक है। ये आपके पास हुक्स लॉ से भी आता है, ठीक है। ये हुक्स लॉ से, सही है। तो इसी को ही अगर मैं एप्सिलॉन को एक साइड पे रह जाऊं, और तो ये दूसरे साइड पे अगर चला जाएगा, इक्वेशन के डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ये, सही है। सिंपल हमने यही उठा के, इसको उठा के यहाँ पर डाल दिया, ठीक है, इधर, तो ये फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो अब आगे बढ़ते हैं, अगर कि जब ये फॉर्म हमारे पास आ जाए तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि नेक्स्ट स्टेप में आपको पता है कि स्ट्रेस किसके इक्वल होता है, फोर्स ओवर एरिया के, ठीक है। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया, ठीक है, एरिया। अब उसको इस इक्वेशन में यहाँ पर पुट कर दें, तो जो नेक्स्ट स्टेप है वो मैं यहाँ लिखता हूँ, वो आपके पास बन जाएगा। अगर इसी इक्वेशन को मैं यहाँ से कंटिन्यू करूँ तो ये आ जाएगा कि डेल्टा इज इक्वल टू एफ इंटू एल बाय ए इंटू ई, ठीक है। सिंपल पुटिंग है, अभी तक हम सिंपल पुटिंग कर रहे हैं, यही फॉर्म आ गई है, ठीक है। एफ एल ए ई, ठीक है। अब डेल्टा सारे नॉन वेरिएबल्स में आ गए हमारे पास, ठीक है, सही है। कि डेल्टा इज इक्वल टू एफ एल ए ई, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे कि अब हम के निकालेंगे, ठीक है। तो के कैसे निकालेंगे कि हमें पता है कि एफ इज इक्वल टू के इंटू डेल्टा, ठीक है। तो इस इक्वेशन में मेरे पास एफ भी है, ठीक है, और डेल्टा भी है यहाँ, ठीक है। मतलब ये डेल्टा है, ये एफ है। तो बाकी जो रह जाएगा
वो मेरे पास क्या होगा, के। सही है, ये जो मेरे पास रह गया ये, सही है, एफ ओल ओवर ए ई, ये है मेरे पास क्या होगा, के। ठीक है, तो एक सेकेंड इसको दोबारा करते हैं, ज़रा मैं इसको साफ करके दोबारा लिखता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक है, आखिरी स्टेप में हमने क्या किया है कि सिंपल, इधर ये आपके पास क्वेश्चन में हुआ है लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि क्लियर हो जाए। मैंने लिखा है कि डेल्टा इज इक्वल टू एफ एल बाय ओवर ए ई। ठीक है, तो इक्वेशन क्या है कि अब एफ को एक साइड पे लेके आना है और बाकी सबको उस दूसरे साइड पे लेके चला जाऊंगा। एफ मेरे पास, एफ है मेरे पास, क्या होता है अब निकालना क्या है हमने, के। ठीक है, के, तो एफ इज इक्वल टू के इंटू डेल्टा। ठीक है, सही है, अब हमने के निकालना है, के इज इक्वल टू एफ बाय डेल्टा। सही है, के कैसे निकालेंगे, यही लिखा हुआ है, फोर्स अप्लाइड बाय रिजल्टिंग डिफ्लेक्शन, मतलब एफ बाय डेल्टा। सही है, एफ, सही। अब इसको आगे मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूँगा इस साइड से। अच्छा, तो के इज इक्वल टू एफ ओवर डेल्टा की जगह मैं ये लिख दूंगा एफ एल बाई ए, एफ एल बाय ए ई। ठीक है, तो क्या होगा, डिनोमिनेटर में भी एफ है और न्यूमरेटर में भी एफ है, एफ एफ कट जाएगा, ए ई ऊपर चला जाएगा, तो के क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू ए ई बाय एल। फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास ये। सही है, तो के क्या आ गया, ए ई बाय एल, आपके पास फाइनल आंसर। तो इस इक्वेशन में हमारे पास, अगर आपसे कभी कहूँ कि के की वैल्यू निकाले, तो अगर आपको एल की वैल्यू दी हुई हो, आपको ए की वैल्यू दी हुई हो और आपको ई की वैल्यू दी हुई हो क्वेश्चन में, तो आप निकाल सकते हैं के। ठीक है, कि ए क्या है, ए इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अगर रॉड आपके पास सर्कुलर है तो ए का फिर सर्कल वाला एरिया होगा, अगर रॉड आपके पास रेक्टेंगुलर है या स्क्वायर है तो फिर उसके आपको डायमेंशन से निकालने होगा उसका एरिया। ठीक है, अगर रॉड सर्कुलर है तो उसके रेडियस से आप निकाल लें, अगर रॉड उसका रेक्टेंगुलर है तो जो उसकी लेंथ या विड्थ की डायमेंशन है। ई, अगर आप ई आपको दिया होगा क्वेश्चन में तो आप ई की वैल्यू उसमें डाल के की वैल्यू निकाल सकते हैं, और एल तो लेंथ है इसकी, ये टोटल लेंथ। ठीक है, तो इससे भी आप इसको निकाल सकते हैं। तो इस एग्जांपल में हमने बेसिकली क्या देखा है कि स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ अ रॉड, एक रॉड है वो दीवार के साथ अटैच है, आपने उस पर फोर्स अप्लाई किया है, तो जो आपने फोर्स अप्लाई किया उसकी वजह से जो रिजल्टिंग डिफ्लेक्शन हुई है, तो उस डिफ्लेक्शन से आपने रॉड का स्प्रिंग कांस्टेंट निकाला है। तो इसमें आपने ये देखा एग्जांपल में कि हमने रॉड को किस तरह, रॉड को हमने क्या ट्रीट किया, रॉड को हमने एज अ स्प्रिंग ट्रीट किया है। तो इस एग्जांपल की आप अगर मैथमेटिकल मॉडलिंग करना चाहे तो आप ऐसे करेंगे जिस तरह आपको भी दिखाया गया है कि एक रॉड है, एक हमारे पास एक एक यहाँ पर वॉल है या कोई सरफेस है, उसके साथ एक स्प्रिंग अटैच है, स्प्रिंग, और स्प्रिंग पे लग रहा है कोई
फोर्स, ठीक है। और उस स्प्रिंग की जो के की वैल्यू है वो क्या है, ए ई बाय एल, ठीक है। तो इस तरह आप उसको सिंपल कर सकते हैं अपने मैथमेटिकल मॉडल को, ठीक है। हमने जो पहले क्लास में पढ़ा था कि वाइब्रेशन एनालिसिस में मैथमेटिकल मॉडल होते हैं, तो अगर आपने मैथमेटिकल मॉडल इसका बनाएंगे तो आपके लिए ये समझना ज़्यादा आसान होगा, ठीक है। इस मैथमेटिकल मॉडल से हमें क्या समझ आ रही है कि एक हमारे पास स्प्रिंग है, ठीक है, उस पर एक फोर्स लग रहा है, उस फोर्स की वजह से एक डिफ्लेक्शन आ गई है, एक सॉरी इलोंगेशन आ गई, एक्सटेंशन आ गई है, और ये उसकी के की वैल्यू है जो कि पीछे हमने डिराइव किया है, सही है। तो अब हम जाते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। तो नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है कि हमारे पास अब कैंटिलीवर बीम है। पिछले एग्जांपल में क्या था कि आप फोर्स लगा रहे हैं टुवर्ड्स परपेंडिकुलर टू द वॉल या जिस सरफेस के साथ रॉड अटैच है। इस एग्जांपल में क्या हो रहा है कि आपका जो फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आप लगा रहे हैं, ठीक है। मतलब ये एक रॉड है, ठीक है, उसका कुछ आपने एंड पे कोई वेट लगा हुआ है तो उसको आप डाउनवर्ड फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो इसको अगर देखा जाए, अगर इसी डायग्राम को आपने सिंपली मैथमेटिकली मॉडल करना हो, तो एक आपके पास टॉप पे सरफेस है, उस पे एक स्प्रिंग है, और बॉटम पे एक आप फोर्स लगा रहे हैं, उसकी वजह से एक डिफ्लेक्शन आ रही है एक्स, सही है। उसको यहाँ पे डेल्टा भी कह सकते हैं और एज अ फंक्शन ऑफ एक्स भी, एज अ उसको हम फंक्शन ऑफ टाइम भी लेंगे। टाइम इसलिए लिया हुआ है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपकी डिफ्लेक्शन, आप इस पर फोर्स लगा रहे हैं तो वो चेंज हो रही है, ठीक है। अभी हम इसको देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, इसको सॉल्व कैसे करना है और इस फॉर्म में ये कैसे आता है, मतलब के की फॉर्म में, ठीक है। तो उसका ये तरीका है कि आप सबसे पहले आप देखें कि अच्छा सॉरी, अच्छा कैसे सॉल्व, क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, क्वेश्चन इज कि फाइंड द equivalent spring constant of a cantilever beam subjected to a concentrated load F at its end as shown in figure 1.2, ठीक है। एक बीम है या एक कैंटिलीवर रॉड है या बीम है, ठीक है, ये सही है। उस पे आपके उसके एंड पे आपने एक फोर्स लगाई है, ठीक है, एक कंसंट्रेटेड फोर्स लगाई है एफ, ठीक है। तो उसका हमने क्या करना है, उसका हमने के निकालना है, मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है। और ई ए और आई जो भी इसका है वो हमें इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल गिवन है कि ये ई है, ए है और आई है, ठीक है। इस फॉर्म में हमने इसका वो निकालना है के की वैल्यू, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि के की वैल्यू निकालने के लिए वी एज्यूम फॉर सिंप्लिसिटी दैट द self weight or mass of the beam is negligible and the concentrated load F is due to the weight of a point mass W is equal to mg. From the strength of materials, we know that the end deflection of a beam due to concentrated load is given by this, ठीक है, सही है। अब ये आपको पता होना चाहिए कि जब आपका लोड लगता होता है कैंटिलीवर बीम में एंड पे, ठीक है, ये आपके पास एक बीम है, एंड पे इसका कोई कंसंट्रेटेड फोर्स लग रहा है और वो अगर ड्यू टू वेट है, ठीक है, मतलब कि सिर्फ उसकी वेट की वजह से वो फोर्स है, ठीक है, आपने खुद कोई एक्सटर्नल फोर्स मतलब उसमें नहीं लगाई, सिर्फ प्योर उसकी वेट की वजह से अगर वो डिफ्लेक्शन उसमें आ रही है, ठीक है, ये इसमें जो भी इसमें डिफ्लेक्शन आ रही है उसको आप डेल्टा कहते हैं, एक्स कहते हैं, इधर डेल्टा लिखा हुआ है तो हम भी डेल्टा कहते हैं,
ठीक है, जो भी उसमें डिफ्लेक्शन आ रही है उसका ये फार्मूला होगा, ठीक है, WL³ डिवाइड बाई 3EI। इसको वो करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। जब आपसे पूछा जाए कि अगर एक कैंटिलीवर बीम है, उस पर एक कंसंट्रेटेड फोर्स लग रहा है F एट इट्स एंड, तो उसका ये फार्मूला होता है। जब भी कैंटिलीवर बीम होगा, उसके एंड पे कोई भी फोर्स लग रही होगी, ठीक है, अगर वो वेट की वजह से है तो आप लिख देंगे WL³/3EI, और अगर वो किसी और फोर्स की वजह से है तो वो आप फिर W में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो जो भी फोर्स है वो यहाँ पे आएगा। जनरल इक्वेशन ऐसी है कि सिग्मा इज इक्वल टू FL³/3EI, ठीक है। और ये आप लोगों ने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में किया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। मेन क्वेश्चन ये नहीं है, मेन क्वेश्चन का मकसद है कि इसकी के की वैल्यू निकालना है। तो जैसा कि हमें पता है कि F इज इक्वल टू के इंटू डेल्टा, तो मैंने निकालना है के चाहिए, तो के इज इक्वल टू F/डेल्टा, ठीक है, सही है। कंटिन्यू करते हैं। अगर इसमें हम डेल्टा की जो वैल्यू है ये वाली, ये इधर हम पुट करते हैं तो ये आ जाएगा के इज इक्वल टू F/, क्या आ जाएगा, F/W। डेल्टा की क्या वैल्यू है, W L³/3EI, ठीक है। अब एफ पी जो है वो मेरे पास W की इक्वल है, ठीक है। पहले मैंने देख लिया था कि F इज इक्वल टू W, तो इसका मतलब है कि यहाँ भी W है, कि FW है तो WW कट जाएगा, सही है। ये मेरे पास ऊपर आ जाएगा 3EI, तो K क्या बन जाएगा, K इज इक्वल टू 3EI, या L कह दें इसको, लेंथ, सॉरी, I है आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, 3EI/L³, सही है। तो सिंपल आपको इसमें निकालने का तरीका बताया गया है के का, कि अगर आपके पास एक लोड हो, एक बीम हो, उसके ऊपर एक फोर्स लग रही हो, जो कि इस क्वेश्चन में उसके वेट की वजह से हम एज्यूम कर रहे हैं, लेकिन नॉर्मली ज़रूरी नहीं है कि वेट की वजह से हो। तो जो भी फोर्स है बहरहाल, तो उस फोर्स की वैल्यू, ठीक है, उस फोर्स की वैल्यू आपने इस डिफ्लेक्शन निकालने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, ये डेल्टा। और फिर इसी कोई इक्वेशन को आप यूज़ कर सकते हैं के निकालने के लिए, जिस तरह के हमने यहाँ पर किया है, सही है। तो ये एक और एग्जांपल हमने इसकी कर ली। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट एग्जांपल। तो क्लियर ऑल माय ड्राइंग्स, ठीक है, मूविंग ऑन। तो नेक्स्ट एग्जांपल बेसिकली में क्या हो रहा है कि हाँ, इस एग्जांपल में ये है कि हमने क्या करना है, वी हैव टू फाइंड अ स्प्रिंग कांस्टेंट एसोसिएटेड विद रिस्टोरिंग फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो सिंपल क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, कि इस फिगर में आप देख सकते हैं कि इट शोज अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L, ठीक है, ये सिंपल पेंडुलम है, ये इसका लेंथ L विद अ बॉब ऑफ अ मास M, ठीक है। यहाँ पर जो भी इसके साथ आपने बांधा हुआ है उसको बॉब कहते हैं, तो उसका मास आपके पास M है। कंसिडर एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा ऑफ पेंडुलम, सही है। ये इसकी मीन पोजीशन है, ये वाली। अगर ये इसकी मीन पोजीशन है तो ये मीन पोजीशन से जो भी डिफ्लेक्शन आएगी तो
उसको मैं कहूँगा कि उसकी वैल्यू क्या होगी, डेल्टा। सही है। तो हमने क्या करना है, डिटरमिन द इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, मतलब के निकालने हमने, के द स्प्रिंग कांस्टेंट एसोसिएटेड विद रिस्टोरिंग फोर्स फॉर अ मोमेंट। ठीक है। तो फोर्स इस पे हम रिस्टोरिंग फोर्स मतलब कि कौन सी फोर्स है जो कि इस पेंडुलम को मूव करवाती है। तो आपको पता है कि इसमें सिर्फ जो वो मेन काम होता है ग्रेविटी का, ये ग्रेविटी की वजह से ये पेंडुलम जो है, आप इसको जब इनिशियल डिस्प्लेसमेंट देते हैं तो ग्रेविटी इसको रिस्टोर करवाती है। वो भी हम देखेंगे कि ये कैसे होता है। तो अगर देखा जाए कि सही है, यहाँ पर मैं ओके सही, इंटरनेट कनेक्शन हाँ, यह अब बैड कनेक्शन होता है, खैर है। तो आप ज़रा गुजारा करें। एजाज, ये पता नहीं अभी मेरी तरफ से इशू है आपकी तरफ से इशू आ रहा है, जो भी है। मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, तो आप इसको दोबारा से देख सकेंगे। ठीक है, मैं आपके साथ लिंक भी शेयर कर दूंगा। अब इसी सिचुएशन में मैं यही कर सकता हूँ, अब मैं और क्या कर सकता हूँ। क्या पता मेरी तरफ से नेट ख़राब हो, आपकी तरफ से हो, हमें क्या पता, लेकिन काम तो चलाना है ना। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अच्छा, फिगर 1.34, हाँ चाहिए, हमने देख लिया। अच्छा, when the pendulum undergoes an angular displacement theta, ठीक है, the mass m moves by a distance l, ठीक है, l sin theta, ठीक है, along the horizontal direction x, ठीक है। ये आपके पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आ गई है x, ठीक है। ये आपके पास x क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है ये, ठीक है, ये, और ये आपके पास वर्टिकल डायरेक्शन y, ठीक है। ये y डायरेक्शन, ये x डायरेक्शन, इसको इस डायरेक्शन को मैं x कंसिडर करता हूँ। सो मूविंग ऑन, अब जब हमने ये देखना है कि ये x डायरेक्शन में आपके पास कितना मूव करता है, तो ठीक है, ये l है, ये मेरे पास थीटा है, तो ये मेरे पास ये वाला जो है दिस डिस्टेंस, ये है l साइन थीटा, और ये दूसरा है l cos थीटा, ठीक है। ये वाला l cos थीटा है, ये वाला l साइन थीटा, ठीक है, ऐसा नीचे लिखा हुआ है। सही है। तो द मास m moves by distance l sin theta along horizontal direction. The restoring moment or torque created by the weight of the mass about pivot O is, ठीक है, is given by, अच्छा, अब सही है, इस मास की वजह से एक आपके पास रिस्टोरिंग टॉर्क लग रही है, ठीक है, इस मास की वजह से। तो फोर्स कौन से है हमारे पास, फोर्स है हमारे पास इसका mg, ठीक है, मतलब वेट। अब फोर्स मेरे पास इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो टॉर्क के लिए जब आप वो निकालते हैं तो आपने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कंसिडर करना होता है। तो टॉर्क में आपके पास क्या आ जाएगा, टॉर्क की इक्वेशन आपके पास क्या होती है कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो अगर ये मेरे पास एक लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बन रहा है, तो पिवट से जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ये वाला, सही है। तो ये है हमारे पास एल साइन थीटा, ठीक है, मतलब ये वाला डिस्टेंस कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से जितना आपका डिस्टेंस है रो, तो इसमें डिस्टेंस मेरे पास है एल साइन थीटा, और एफ मेरे पास है, एफ मेरे पास वेट है, वेट, और एल साइन थीटा मेरे पास डिस्टेंस है, ठीक है। तो वेट को मैं लिख सकता हूँ mg, ठीक है, वेट इज इक्वल टू mg, और ये मेरे पास है एल साइन थीटा,
ठीक है। सिमिलरली ये इस तरह इसको डिराइव किया हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, साइन थीटा कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एट साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा फॉर स्मॉल एंगल्स, ठीक है। अब हम स्मॉल एंगल्स के लिए अप्रोक्सीमेशन, जो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन है उसमें हम क्या लेंगे कि साइन थीटा मेरे पास थीटा के बराबर है, तो यही थीटा इस नेक्स्ट स्टेप में साइन थीटा थीटा के इक्वल हम ले लेंगे। फॉर एजम्पशन क्या है, एज्यूम क्या कर रहे हैं, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एम जी एल थीटा, ठीक है। अब मेरे पास इक्वेशन बनती है, अगर मैंने वो निकालना होता है, एफ इज इक्वल टू के डेल्टा के डेल्टा, ठीक है। तो इसमें अगर मैं इसी इक्वेशन को देखूं तो के टी इज इक्वल टू एम जी एल थीटा, सही है। तो अब ये मेरे पास फोर्स के टर्म में आ जाएगा, और ये नीचे वाला जो है ये टॉर्क के टर्म में इक्वेशन है, लेकिन इक्वेशन आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, के मेरे पास हो जाएगा एम जी एल, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एम जी एल को के टी, सिर्फ इसको नाम दिया हुआ है, टी क्यों दिया हुआ है, क्योंकि यह है टॉर्शनल स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो स्प्रिंग के टर्म्स मैंने इसको कह दिया है कि के टी मेरे पास इक्वल है एम जी एल के, ठीक है। तो अगर मैं इसको एज अ स्प्रिंग कंसिडर करता हूँ तो उस स्प्रिंग की जो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो मेरे पास इक्वल होगी एम जी एल के, ठीक है। वो मैंने यहाँ को बता दिया है कि अगर हम इसको सिर्फ इन दोनों इक्वेशंस को हमने जब आपस में इक्वेट की कंपेयर किया है तो के की वैल्यू आ जाएगी एम जी एल, मतलब कि इसका जो के है वो डिपेंड करता है मास पे, ग्रेविटी पे और स्प्रिंग के लेंथ पे, ठीक है। सर थीटा कहाँ चला गया है? थीटा थीटा असल में ये हुआ है कि आपके पास सिर्फ हमने के निकालना था ना, तो अगर हम क्या कहते हैं एफ इज इक्वल टू के इंटू क्या होगा, के इंटू डेल्टा, तो टॉर्क के टर्म्स में होगा जब आपके पास टॉर्क लग रहा हो, टॉर्क इज इक्वल टू के इंटू थीटा, ठीक है। अब टी आपके पास ये पता है कि टी इज ऑल्सो इक्वल टू एम जी एल थीटा, तो टी इज इक्वल टू एम जी एल थीटा, सही है। मैंने निकालना क्या है, मैंने निकालना है के की वैल्यू, ठीक है। तो मैं अब इस थीटा को दूसरे साइड पे ले जाऊंगा तो बन जाएगा टी बाय थीटा इज इक्वल टू एम जी एल, ठीक है। जिस तरह अब आपके पास फोर्स के टर्म में होता है कि फोर्स अगर आपके पास हो तो आप कहते हैं कि फोर्स बाय डेल्टा इज इक्वल टू के, और जब आपके पास ये हो, ये भी आपके पास क्या होगा, के की इक्वल होगा, फोर्स बाय डेल्टा इज इक्वल टू के, टी बाय डेल्टा इज इक्वल टू एम जी एल, या मैं इसको कह सकता हूँ ये भी के की इक्वल है, के, तो वही के एम जी एल है। थीटा के साथ क्या हुआ है कि थीटा सिर्फ दूसरे साइड पर फोर्स के साथ नीचे आ गया है डिनोमिनेटर में, थीटा वही है इक्वेशन में है, लेकिन सिर्फ हमने इक्वेशन में उसकी साइड चेंज कर ली है, ठीक है। समझ आ गई थीटा के यस साथ क्या सर, हुआ है, यस सर, सही है, यही यस थीटा सर, है, यहाँ ले आया हूँ मैं, डिवाइड कर दिया बोथ साइड्स पे, सही है, जिस तरह यहाँ यस पे सर, हुआ हुआ है। तो असल में क्योंकि हमने निकालना सिर्फ के की वैल्यू है इस क्वेश्चन से, सारे एग्जांपल के की वैल्यू निकालने से रिलेटेड है।